दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को ठीक एक दिन बचा है जब मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज के इस एपिसोड में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और जो आपने नहीं करनी है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मेक श्योर किया जाएगा कि आपके साथ वो डिस्कस करी जाएँ। और इसके साथ में ही दोस्तों आई नो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, आपका टाइम अभी एक एक मिनट काउंट करता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को भले ही 2x पे देखें लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बगैर किसी फजूल डिस्कशन के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था 23rd को जो है वो शेड्यूल कर दिया गया था। आप जानते हैं इतना जल्दी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फाइनली डेट आ गई। हमने बहुत डिमांड करी, रिक्वेस्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तो फाइनली अब आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल के लाना है, पहली चीज़। और कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने पहले ही निकाल के रखने हैं, ठीक है। अब असल में होता क्या है कि हम लास्ट मोमेंट, मतलब जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले आधा घंटा या 1 घंटा इतनी जल्दी में होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं हमें एडमिट कार्ड निकालने की फुर्सत भी नहीं आती। तो प्लीज़ 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 आप पहला काम आपने अभी क्या करना है, जब आपको ये वीडियो पहुंचती है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल के टेक सम पासपोर्ट साइज़ 3 to 4 फ़ोटोग्राफ्स और वो आप अपने पास रखिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ आपका जहाँ पे भी जिस भी एरिया में एग्ज़ाम है तो उस एरिया में आप अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ द मतलब 90% कैंडिडेट्स का, गर्ल्स का क्या है कि उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में एग्जामिनेशन हॉल। बट कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जिनका जम्मू में रखा गया है, जो रामबन की हैं और कुछ एरियाज़ की हैं उनको जम्मू में रखा गया है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन पहले एग्ज़ाम हॉल देख के आएँ, आप पता कराएँ, क्योंकि फिर मतलब लास्ट पे यही चीज़ होती है कि हम अगर 10-15 मिनट आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो फिर हमें एलो नहीं कर दिया जाता, तो फिर सारी खुदा न खास्ता हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता होगा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल कहाँ पे है, तो फिर तो कोई बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हो तो एग्ज़ाम हॉल में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो सबसे पहले ये चीज़ है यार कि आपने काम एंड कंपोज्ड रहना है। आपने प्रॉपर मतलब कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके जाना है। आपको पता है आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने बहुत 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 कुछ पढ़ा है, तो आई एम श्योर कि आप जो है वो बहुत अच्छा पेपर करके आओगी, जो भी इस वीडियो को सुन रही है। तो आपने क्या काम करना है कि सबसे पहला काम जो होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपने अपने आप को काम रखना है, कंपोज्ड रखना है, कूल रखना है, ठीक है। देखो फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब डर रहता है, फियर रहता है, कोई बात नहीं, मतलब वो तो दैट इज़ क्वाइट जेन्युइन, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा इस चीज़ पे वो ना करें कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो। तो इससे ये जो लो कॉन्फिडेंस वाला है या जो डर ये चीज़ है, इससे आपका ख़राब परफॉर्मेंस ना हो, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो मतलब अप रखें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है कि बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे रीच आउट किया। देयर वर लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्होंने मुझे DMs किए, और इनफैक्ट कुछ से मेरी बात ये हुई कि सर वो दे वर लाइक कि सर हमारा ना, हमने पूरा दिसंबर से पढ़ा है, जनवरी से पढ़ा है, लेकिन सर हमारा ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं एग्ज़ाम हॉल से, मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले वी आर नॉट कॉन्फिडेंट।
तो क्योंकि क्योंकि रीज़न उन्होंने ये बताया कि सर मॉक टेस्ट में हमें हमारे लो स्कोर आ रहा है, मतलब 85 आ रहा है, आउट ऑफ 100 आ रहा है, या 120 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मुझे जो है वो बता रही है। देखो यार, पहली बात तो ये है कि कोई भी दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट वाला हो, कोई भी हो, इट कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ द एक्चुअल एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में कोई पता नहीं कहाँ से कितनी बेसिक चीज़ें, आसान चीज़ें पूछी जाएं, कोई पता नहीं। आपने VLW के एग्ज़ाम में देखा होगा कि VLW एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टफ पेपर होगा, टफ, लेकिन आपने खुद देखा फिर कि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था। और जिन लोगों ने अपने आप को काम रखा, कंपोज रखा, चीज़ें पोलाइटली की, चीज़ें करेक्ट करी, तो दे एज्ड थ्रू, इनफैक्ट उनको ज्वाइनिंग लेटर्स भी मिल गए। तो ये है कि कहने का मतलब ये है कि मॉक टेस्ट जो आपने दिए हैं उससे अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो अब ये चीज़ भी मैं कह देना चाहता हूँ कि 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आपने कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। आपने जितनी ज़्यादा कोशिश करनी है उतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ठीक है। किसी एक चीज़ पर 18 घंटे नहीं लगाने हैं, मोटे मोटे तरह से हर एक चीज़ को आपने रिवाइज़ करना है, रिविजन्स करनी है अच्छी तरह से। तो हर एक चीज़ को रिवाइज़ करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, और कोई भी नई चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लोग आपको करंट अफेयर्स देंगे, करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे। देखो यार, करंट अफेयर में हार्डली एक आध क्वेश्चन होगा वहाँ पे, और एक दो क्वेश्चन अगर आप स्टडी के टच में होंगे तो वो तो आप कर ही लोगे, वो तो आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो नो नीड टू वॉच वीडियो ऑफ मोर देन 1 आवर और 2 आवर, मतलब 1 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो करंट अफेयर, कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन आपके एग्ज़ाम को बचा है, टोटल 1-1.5 दिन बचा है आपके, तो कोई भी फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़न नहीं है एक आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट्स की वीडियो देखने को, और फिर नोट्स बना रहे हो आप प्रॉपर करंट अफेयर्स के, फिर याद रख रहे हो। दैट विल बी जस्ट सॉर्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ आप ना करें। बाकी आई होप आपने बाकी बहुत सारी जगहों से जो है वो अलग अलग जगहों से करंट अफेयर्स पढ़े होंगे और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। नाउ लेट्स कम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्ज़ाम हॉल में मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ आपने साथ में क्या लेनी है, साथ में ये लेनी है, आपने अपना कॉन्फिडेंस साथ लेके जाना है। आपको पता है बेसिकली जब मैं खुद एग्ज़ाम्स देता था, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं एक आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने यूपीएससी के ना एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए हैं। मैंने डिफेंस, स्पेशली डिफेंस के CDS के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। मैंने SSC के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम्स, आई अपीयर्ड इन मल्टीपल एग्ज़ाम्स। तो क्या चीज़ होती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप शिवर करते हो, आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो डर सा लगता है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है कि नहीं क्या होगा क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है, अपने पूरी तरह से क्या करना है कि पूरा प्रॉपर जो है वो कॉन्फिडेंट होके जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होके जाना है, कॉन्फिडेंस लेके जाना है अपना साथ में। तो अब जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपने सबसे पहले आपके पास पेपर दे दिया जाता है, OMR दी जाती है। तो OMR में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 OMR को जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वैसे फिल करें। जल्दबाजी में, गड़बड़ाहट में गड़बड़ ना करें, ठीक है। मैंने एक पेपर, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पेपर में OMR में गड़बड़ किया था। मैंने रोल नंबर की जगह आई थिंक शायद आंसर बुकलेट का नंबर लिख दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मैंने गड़बड़ कर दिया था। तो वहाँ पे फिर मेरी OMR चीज़ रिप्लेस नहीं हुई थी। तो OMR में अपना नाम फिल करना है, अपने नेम फिल करना है, अपनी जो बाकी क्रेडेंशियल्स है, डिटेल्स हैं, वो प्रॉपरली अच्छे से बिल्कुल कूल तरीके से फिल करनी है। नाउ नेक्स्ट, फिर आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आपको यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग कि क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपने OMR को देख के आपने, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उस पर 4 ऑप्शन दिए हैं तो बस उसी पे सोचने लगे कि नहीं क्या है। तो आपने ना एक जल्दी में, मेरा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट्स आपने पूरे पेपर को नज़र मारनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 देखा, हाँ क्या है, किसके बारे में, ऑप्शंस नहीं पढ़ने, मतलब हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, हाँ पता है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, पता है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, पता है,
इसी तरह से जल्दी 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 पूरे क्वेश्चन पेपर को 120 क्वेश्चंस को आपने नज़र मारनी है। राइट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू 120 आपने पूरी तरह से जो है वो क्वेश्चंस को एक नज़र मारनी है, एक इटरेशन देनी है। अब उससे क्या होगा, देखो वो यहाँ पे दवाई का काम करेगा, वो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट कर देगा। अब जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आपको तो लगेगा यार नहीं ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। अप टू द 120 क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो फिर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, थोड़ा रिलैक्स फील करोगे जब आप पूरे 120 क्वेश्चंस को नज़र मारोगे। अगेन आई रिपीट, आपने 5 मिनट देने हैं सिर्फ आपके पूरे पेपर को पढ़ने में। मतलब जल्दी 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 पढ़ना है पेपर को, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आपने ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आपने की, जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़े, पूरा क्वेश्चन को फ्लिप करते गए, फ्लिप करते गए, फ्लिप करते गए, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, तो 120 क्वेश्चंस तक वो आपने देख लिया। तो उसके बाद फिर आपको पता होगा कि नहीं यार अब मेरे को आता है, तो फिर आप कूल तरीके से स्टार्टिंग से आ जाएं वापस। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो स्पेशलाइजेशन का आपको कंपोनेंट आपका स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट आपको अलहदा से दिया है, तो फिर आप स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट पे जाएं, वहाँ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपको सेक्शन वाइज दिया हुआ है तो सेक्शन वाइज, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि सेक्शन वाइज फिर अगर आप चाहें तो फिर सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, तो आप जो है वो इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करें। आपका रीजनिंग बहुत अच्छी है तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मैथ्स और रीजनिंग, खैर मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सबसे पहले आप उन पे जाएं। तो जीके आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप जीके को सबसे पहले करें। तो उसके बाद अगर मान लीजिए आपका सेक्शन वाइज नहीं है, सेक्शन ए बी सी डी ऐसे इस तरह से नहीं दिया हुआ है, मतलब आपके पेपर के अंदर सेक्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ, सीधा 1 से लेकर 120 के बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फिर आपने ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 1 से आना है आपने 120 तक, और उसके बीच में आपने देखना है जो जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। मतलब जिन ऑप्शंस के बारे में आप क्लियर हो तो उन ऑप्शंस को पहली इटरेशन में। अब यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है उसका आंसर, आपने टिक मार्क किया और आपने OMR पे बबल्स भर दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, बबल्स को लेके कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि मैं बबल्स बाद में भरूंगी और ये मैं पहले क्वेश्चंस करूंगी। तो प्लीज़ 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 खुदा के वास्ते बबल्स बाद में ना भरें, जो क्वेश्चन किया उसके साथ में बबल भर दो। क्वेश्चन नंबर देख के प्रॉपर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देख के बबल भर दो। क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर देख के बबल भरो, इस तरह से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर देख के बबल भर दिया। तो इस तरीके से ऐसे आपने बबल्स को जो है वो भरना है, आपने ऐसे क्वेश्चंस को MCQs को करना है। अब मैंने जो आपको बताया कि आपने जब आप क्वेश्चन MCQ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 बड़ी चीज़ें जो है वो 3 बड़ी चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं तो 100% को तो आप भाई वहीं पे अटेम्प्ट मारोगे, उनको तो आप बख्शोगे नहीं। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको 50% 50-50 होगा आपको 2 ऑप्शंस के बीच में, या मान लो इस तरह से होगा कि आपको एक ऑप्शन का नहीं पता, 3 ऑप्शंस का पता है लेकिन फिर भी डिसाइडेड नहीं है, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं इसको रिव्यू में डाल सकते हो। तीसरा है आपका जिनके बारे में आपने दूर दूर तक कहीं सुना ही नहीं, जो आपको पता ही नहीं है, जो आपको आते ही नहीं है। तो ये 3 चीज़ें आपने क्या करनी है, पहले आपने जो 100% आता है उसको वहीं पे टिक किया, OMR पे फिल कर दिया। अब जो जिनमें आपको डाउट है 50-50% का, तो उनमें आपने क्या काम करना है, उसको आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने किया उस क्वेश्चन को आपने टिक कर दिया, जो क्वेश्चन नहीं आता है आपने उस क्वेश्चन को मतलब सर्कल कर दिया। अब सर्कल करने के बाद आपने क्या काम करना है, जाना है फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे, मान लो कोई भी क्वेश्चन नंबर है, कोई क्वेश्चन नंबर कुछ भी है, तो उस क्वेश्चन नंबर पे जाने के बाद आपने क्या काम करना है, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है आपके मतलब स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन आ गया कि नहीं पता आपको, तो सीधा वहीं पे उस क्वेश्चन को क्रॉस मार्क करो, क्योंकि उस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता, उस क्वेश्चन को आपने छेड़ना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आपने कई बार ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चन के बारे में पता होता है लेकिन 4 के 4 ऑप्शंस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है, तो प्लीज़ 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 वैसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ना करें, वैसे क्वेश्चन को भी सीधा क्रॉस मार दें। तो ये चीज़ करनी है। अब पहले इटरेशन में मान लो, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका अटेम्प्ट कितना जाना चाहिए, वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन फिलहाल ये मान लो 100% जो आपको आते थे वो आपने अटेम्प्ट किए।
आपने मान लीजिए लेट अस सपोज आपने कोई 70 क्वेश्चंस किए, 70 एमसीक्यू किए पहली इटरेशन में, एक मतलब 1 घंटे में इतने कर दिए आपने 70 एमसीक्यू। 70 आपने किए, उसके बाद आपके 50% भी 50 क्वेश्चंस भी आपने रिव्यू के लिए रखे हुए हैं। तो उसके बाद आपने, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 70% एक डिफाइंड नंबर है मतलब 70 ही होना चाहे आपका, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो आपने इतने किए पहले इटरेशन में जिनमें आप फुली कॉन्फिडेंट थी, तो वो तो आपने कर दिया। अब जो फुली रिव्यू वाले थे, दूसरे वाली इटरेशन में आपने 50% वाले 50-50 वाले भी नहीं छोड़ने हैं, उनको भी अटेम्प्ट मारना है। उसके बाद आपका बचेगा वो, मतलब लास्ट पे आपके वो क्वेश्चंस बचेंगे जिन क्वेश्चंस के बारे में आपने दूर दूर तक कभी सुना ही नहीं, दूर दूर तक आपको कुछ पता ही नहीं, ऑप्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं आपको। तो ये चीज़ का जो है वो आप खास ख्याल रखना है आपको। तो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी आप ना नकारें, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो अटेम्प्टेशन है, अटेम्प्टेशन कितनी जानी चाहिए। देखो यार, अटेम्प्टेशन अगेन ये भी कोई डिफाइंड नंबर नहीं है कि आपका इतना अटेम्प्ट जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से व्हाट विल बी द सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट सारा का सारा डिपेंड करेगा आपकी लेवल ऑफ पेपर पे। अगर तो आपका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, तो उस केस में मैं आपको कहूँगा कि आप 80 तक ही आप कर पाए हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब बहुत ज़्यादा टफ अगर है तो 80 किया है आपने, बस मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ऊपर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का है तो मॉडरेट में आपका 85 से 100 के बीच में अटेम्प्ट जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है। दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं, एक क्वेश्चन ठीक होता है आपका, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 4 भी आपके गलत हो जाएंगे और एक भी आपका, ये 5 मतलब 5 क्वेश्चंस, एक के बदले आपका 4 की वजह से आपके 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ये है नेगेटिव मार्किंग का सीन। तो फिर आपने क्या काम करना है कि मॉडरेट लेवल का है तो 85 से 85 से 100 के बीच में जो है वो आपका अटेम्प्ट जाना चाहिए। आपका मतलब जो ओवरऑल अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्टेशन है, वो इतनी जानी चाहिए। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपका जो है पेपर अगर मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा ईजी है, ईजी टू मॉडरेट है, तो फिर आप ऐसे केस में ऐसा कर सकते हैं। तो बाकी बस बबल्स को आपने साथ साथ क्वेश्चन किया, बबल भर दिया, क्वेश्चन किया, बबल भर दिया, क्वेश्चन किया, बबल भर दिया, ऐसे ऐसे करना है। अदरवाइज अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 फिर डी करोगे, 2 करोगे, सी तो बी होगा। तो इस तरह से बहुत बार ऐसी गलतियां हुई हैं और ये बड़े बड़े ब्लंडर्स लोगों ने किए हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि एक क्वेश्चन पे अगर आपको अटक गए, आपको पता था और आप अटक गए, तो वहाँ पे आपको ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपका ईगो जो है वो आपका ट्रिगर नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे आप उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर टाइम बर्बाद करने लग जाए आप। ठीक है, तो ईगो को वहाँ पे नहीं लाना है, ईगो से बचना है। तो ये चीज़ें हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी आपकी एक MCQ वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।